नमस्कार, यो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। बाजार में आज हम लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी देख रहे हैं और इस वक्त निफ्टी में जो कारोबार हो रहा है वो आप देख सकते हैं कमजोरी के साथ हो रहा है। 18,700 के नीचे आज शुरुआत हमने देखी थी। बैंक निफ्टी भी कमजोर है, 250 अंकों के आसपास की नरमी वहां पर है, लेकिन कुछ पैक्स ऐसे हैं जहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस में आपको सभी के सभी शेयर चलते हुए दिखेंगे। और मार्च के अगर हम निचले स्तर से बात करें तो अच्छी खासी रिकवरी आ गई है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों में तेजी के पीछे ट्रिगर्स क्या हैं ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। लेकिन इसके पहले आपको हम बता देते हैं कि बाजार में आपको क्या करना चाहिए। आज हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बताते हैं। 9167329108 पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी 18 स्वदेश मौजूद, हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम का पता आपकी स्क्रीन पर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान शेयर इंडिया के रवि सिंह और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रवि और रत्नेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। रत्नेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल हमने देखा कि रिकॉर्ड हाई के बिल्कुल करीब जाकर निफ्टी ठिठक गया, वहां से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। आज लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी है। रत्नेश, आप ये बताइए कि बाजार का जो अंडरटोन है वो क्या कह रहा है? नीचे आने पर बाइंग करनी है, आज दूसरा सत्र है, क्या मौके बन रहे हैं इंडेक्स में एंट्री के लिए, या फिर थोड़ा सा कॉशियस अभी रहना चाहिए बाजार में? सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर आप ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो अभी हालांकि चार्ट में किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं है, स्पेशली निफ्टी फ्यूचर में बात कर दो। हालांकि एक लोअर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जरूर ब्रेक डाउन करा है, तो उसका टारगेट लगभग लगभग जो आता है मेरे हिसाब से 18,600 के आसपास में आता है। पर वहां पे मेरे हिसाब से फिर से खरीदारी के मौके हमको मिलने चाहिए, तो यहाँ से ज्यादा था। और अगर आप निफ्टी में देखें तो ज्यादा 100 पॉइंट का और पेन मुझे लगता है कि यहाँ से आ सकता है, क्योंकि 18,600 के आसपास में हेवी पुट राइटिंग भी एक्टिव है, तो उसके नीचे मुझे नहीं लगता है कि बाजार को जाना चाहिए। ऊपर में आप देखेंगे 18,800 18,900 इस पे काफी ज्यादा कॉल राइटर एक्टिव है, तो इस कारण से वहां पे उसके ऊपर निकलने में भी हमको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और कभी भी जब बाजार एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है तो वहां से एक जरूर थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी हमको देखने को मिलती है किसी भी स्टॉक में, चाहे निफ्टी की बात करें, स्टॉक की बात करें, तो जनरल टेंडेंसी होती है। इस कारण से थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। पर अभी भी अगर 18,600 के आसपास आता है तो वहां पे खरीदारी करने का एक मौका रहेगा, जाके 18,550 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। और ऊपर में वापस से भी टारगेट 18,000 हमको 700-750 तक देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा प्रेशर का एक मेजर रीजन मुझे लगता है बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में एक देखेंगे थोड़ा सा पैटर्न, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब पैटर्न बना है, जिसको हम राइजिंग वेज पैटर्न बोलते हैं टेक्निकल में। तो एक उसमें एक थोड़ा सा जरूर मुझे एक मुनाफा वसूली के संकेत कंटिन्यू देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा अभी छेड़ना चाहिए खरीदारी के लिए। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आ चुके हैं इस वक्त दिन के निचले स्तर पर, तो कमजोरी बढ़ रही है। लेकिन अगर ऐसे में आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछिए। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता ही रहेगा। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सूरत से हर्ष जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? हर्ष जी सुन पा रहे हैं? हरीश बोल रहा हूँ मैम, मेरा कोल इंडिया में हर्ष सवाल जी, आपको था। आवाज आ रही है? अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ, 1300 शेयर हैं कोल इंडिया के, 163 के रेट पे है, तो अभी कितना टाइम रखना होगा अभी इसको? ओके, ठीक है। चलिए, कोल इंडिया वैसे काफी लकी हैं आप, क्योंकि ये स्टॉक इतना स्टेबल होता है, ज्यादा कुछ मोमेंट इसमें दिखाई नहीं देता। और डिविडेंड का फायदा भी आपको वैसे मिल ही रहा होगा इस स्टॉक में। बट एंट्री लेवल आपकी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी आपने अच्छी खासी लेके रखी थी और उसका देखिए अभी क्लियरली आपको गेन मिल रहा है, अच्छा मुनाफा है, और आई एम श्योर डिविडेंड का भी फायदा मिल ही रहा होगा आपको। तो यहाँ पर रवि आप सजेस्ट करिए, कोल इंडिया काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल्स पर एंट्री की, अभी भी और तेज़ी के लिए बने रहना चाहिए अपसाइड के लिए, या फिर जो भी मुनाफा है वो लेकर निकल जाए? देखिए, कोल इंडिया, पूजा जी आपने बिल्कुल सही कहा, दो चीजों के लिए जाना जाता है। पहला तो है कि जिस हिसाब से 10.5% 11% का डिविडेंड यील्ड वाला एक दमदार स्टॉक है। दूसरा, जितना स्टॉक में डिविडेंड की चाल तो देखिए, लेकिन लास्ट एक साल में देखें तो 27-28% स्टॉक चल चुका है। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 3 साल 5 साल या 10 साल का विजन है तो इस टाइप के स्टॉक्स को एक्युमुलेट करना चाहिए। जब तक आपको पैसे की जरूरत ना हो तब तक पैसा बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है फिलहाल
अभी भी कंटिन्यू रखें। छोटा मोटा अगर प्रॉफिट बुक करना है, थोड़ा पैसे की रिक्वायरमेंट है या कोई गोल है तो उसके लिए निकाल सकते हैं, लेकिन बट वापस अभी टारगेट की बात करें तो 255 तक के टारगेट आपको आने वाले 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए, एग्जिट होने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोल इंडिया में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, 255 तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं रवि। आगे बढ़ेंगे, पंजाब से सुनील हमारे साथ हैं। सुनील नमस्कार, पूछिए आपको क्या जानना है आज? नमस्कार सर जी सर, मेरे पास ना धर्मराज क्रॉप गार्ड के सर 60 शेयर है जी, @ 225। धर्मज क्रॉप है कंपनी का नाम, ठीक है। जी जी सर, आपके पास आईपीओ के भाव के हैं? जी जी सर, मैंने आईपीओ में लिया था सर, सबसे फंसा हुआ हूँ इसमें। नहीं सर, फंसे तो नहीं होंगे, क्योंकि आईपीओ में जो लिस्टिंग हुई थी वो ठीक ठाक ही हुई थी। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा शेयर जरूर ये नीचे आ गया, तो आपने वहां पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं किया, ठीक है। रवि, इस पर आप व्यू दीजिए। धर्मज क्रॉप डिसेंट लिस्टिंग इसकी हुई थी, हालांकि 6 महीने पुरानी ही लिस्टिंग है ये। हालांकि हाल फिलहाल के जो नतीजे आए पिछली तिमाही की वो थोड़े से निराशाजनक थे। इनके भाव से अब ये शेयर करीब 40 रुपए के आसपास नीचे है, थोड़ी सी टेंशन बढ़ती है। आप बताइए करना क्या है, क्या समय देना है या फिर यहां से स्विच करना बेहतर रहेगा? आशीष जी, इस समय अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट 616 करोड़ का करीब इसका है और प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखते हैं तो भले 5 करोड़ से 1 करोड़ 1.5 करोड़ रह गई है, लेकिन रेशियो अच्छा है और सबसे बड़ी बात है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर काफी अच्छे मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी ना करें। अभी यहाँ पर अगर रिस्क लगता है तो एक 170 का स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वापस से 225 230 के लक्ष्य तो बहुत आसानी से अचीव कर सकता है। तो थोड़ा सा समय दीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। ठीक है, तो थोड़ा समय देने की राय आपको दी जा रही है इस स्टॉक में। अगला सवाल हमें उत्तर प्रदेश से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, ओम जी केजरवानी। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैम, टाटा केमिकल का मेरा थोड़ा सा है। हेलो जी, किस लेवल पर लिया था आपने? मैम, टाटा केमिकल। तो कितना समय दे सकते हैं आप ओम जी टाटा केमिकल्स को? मैम, अभी दे सकता हूँ 5-6 महीना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है रत्नीश जी, फिर आप सजेस्ट करिए। टाटा केमिकल्स वैसे तो 600 पर लिया इन्होंने, जो लेवल्स हमें इन्होंने भेजा हुआ है। 500 शेयर्स इन्होंने 600 पर एंट्री की हुई थी। इन्होंने तो खैर 1000 के ऊपर तक के लेवल्स भी देखे होंगे, लेकिन शायद उस समय प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए। स्टॉक वहां से थोड़ा नीचे आ चुका है। अगले 6-7 महीने के लिए कुछ बड़ी तेजी देख रहे हैं आप, या फिर अभी मुनाफा लेकर निकल जाएं स्टॉक से? टाटा केमिकल इनके काफी लो लेवल से ले रखा है और अभी 6-7 महीने का भी इनका व्यू है आगे का। और तो मेरे हिसाब से तो अब इनको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे टाटा केमिकल में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है ऊपर के लेवल पे, थोड़ा सा एक थोड़ी सी मुनाफा वसूल भी हमको देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा आधा मुनाफा अपना बांध लेना चाहिए और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना चाहिए। 890 रुपए का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। कहीं पे भी जब ये कभी 1035 के ऊपर निकलेगा तो इसमें वापस से 1140 तक के लेवल देखने को मिल सकता है, तो वहां पे मुनाफा बांध दे। तो आधा मुनाफा बांध दे और 890 के स्टॉप लॉस से आधे को ट्रेल करें। ठीक है, आपको आंशिक तौर पर आधा मुनाफा वसूल करने की सलाह दी जा रही है। आधे शेयर अपने बेच दीजिए, बाकी में आप बने रह सकते हैं। गुजरात से मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश जी नमस्कार, आपके पास सर कौन सा शेयर है? IDFC फर्स्ट बैंक है सर, 1500 शेयर है। हाँ, 1500 शेयर है, 46 रुपीज एवरेज। 46 रुपए पर, क्या बात है। 46। ठीक है रवि, IDFC फर्स्ट बैंक काफी धैर्य की परीक्षा ली है इस शेयर ने, लेकिन जिन्होंने धैर्य दिखाया उनको रिवॉर्ड भी कर रहा है। अब देखिए, अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास ही घूम रहा है, 82 रुपए के आसपास का भाव है और अमेजिंग रैली रही है। प्रोमोटर को लेकर कोई संदेह नहीं है, बिजनेस मॉडल अच्छा है और बाकी पैरामीटर्स पर भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आपके हिसाब से अब चूंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट चेकिंग कर लें, आंशिक मुनाफा वसूली करें, या फिर अभी और समय दें इसको? अभिषेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर आपको याद हो, जो लोग ईटी स्वदेश के दर्शक हैं उनको बिल्कुल याद होगा, IDFC फर्स्ट बैंक मैंने कई बार आपको VIP वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक पे रिकमेंड किया है। 90 रुपीज का टारगेट दिया था, अभी उसी दौड़ पे हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जल्दबाजी ना करें, बिजनेस मॉड्यूल लेकर के देखते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं या कंपनी के बैंक के फंडामेंटल को देखते हैं, तो काफी दमदार है। मुझे ऐसा लगता है कि
टारगेट थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। पहला टारगेट जो 90 है उसको देखिए, उसके बाद तो हम सजेशन देंगे ही, लेकिन सेकंड टारगेट भी अब यहाँ पर दिख रहा है कि 120 रुपए तक जा सकता है। अब अभिषेक जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कोई आपके गोल हैं और आपने अच्छे लेवल पर निवेश कर रखा है, तो जो इन्वेस्टमेंट मनी उसको थोड़ा सा बाहर खींचा जा सकता है, यानी कि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा फिर से जब आप इन्वेस्ट करना हो तो फिर से ईटी स्वदेश देखिए, और कब एंट्री बनती है और कब एग्जिट करना है वो पूछ लीजिए। राइट, ठीक है। तो ये है राय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। कोई जल्दीबाजी मत करिए, और इस स्टॉक में 90 तक के लेवल्स के लिए अगर आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जोधपुर से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, अनिल कुमार जी। अनिल जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हेलो जी मैडम, मेरा जी एंटरटेनमेंट पे जी है। सवाल पूछिए अपना अनिल जी, कौन सा शेयर है? जी एंटरटेनमेंट है मेरा, 220 का लिया हुआ है और 700 क्वांटिटी है मैडम, और एक और आरसीएफ में है। ठीक है, आरसीएफ का लेवल बताएंगे, कहां पर आपने खरीदा था? आरसीएफ मैडम ये 124 का लिया हुआ मैडम, 700 क्वांटिटी इसमें भी है और 700 क्वांटिटी उसमें भी है मैडम। अच्छा अच्छा, ओके चलिए, आपको दोनों ही स्टॉक पर राय दिलवा देते हैं। पहले तो जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर लगातार गिरावट जारी है और काफ़ी निराशा भी यहाँ लगी है रिटेल निवेशकों का। भी मामला जी एंटरटेनमेंट से जुड़ा सैट में सुनवाई भी होगी, 26 जून को इस मामले की सुनवाई होगी। हालांकि कमेंट्स आ रहे हैं प्रमोटर की तरफ से भी, लेकिन स्टॉक में उस बात का प्रेशर जो सेबी के रडार पर आया है ये स्टॉक, उसका प्रेशर बना हुआ है लगातार स्टॉक में। जी एंटरटेनमेंट में रवि आप सलाह दीजिए, अभी काफ़ी नुकसान हो रहा है उनको इस शेयर में, क्या करें? एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक से? बिल्कुल आपने सही कहा पूजा जी। समय जब भी किसी स्टॉक में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और कंट्रोवर्सी ज्यादा खींच रही हो, तो इन्वेस्टर को सबसे पहले हाथ खींच लेना चाहिए। दोबारा स्टॉक मार्केट है, आपको 100 बार एंट्री करने का मौका मिलेगा, वापस एग्जिट होने का मौका मिलेगा। 180 का ये जो अभी टारगेट 181 रुपए चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 150 रुपए और 120 रुपए तक के लक्ष्य आ सकते हैं। तो इस तरीके के निवेश अभी बिल्कुल नहीं करने चाहिए, आप यहाँ पर एग्जिट होइए। बहुत से स्टॉक्स हैं जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि अगर इसी रेंज में देखते हैं, तो मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ, आपको ज्यादा बेहतर स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि इसी समय सेम रेट पे चल रहा है। आप उस पे खरीद लीजिए, कुछ दिन बने रहिए, अगर जी में वापस ट्रेंड कुछ रिवर्सल होगा तो फिर आप कर लीजिएगा। तो अच्छा होता है कि आप जब इस तरीके की निगेटिविटी हो तो आप स्विच कर लीजिए पोजीशन को, स्टॉक मत छोड़िए, लेकिन देखते रहिए, लेकिन फिलहाल अपने रिस्क को यहाँ पर कम करिए। तो फिलहाल जी के फंडामेंटल बहुत पुअर हैं, कंपनी ने नंबर्स इम्पैक्ट पे भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल आपको एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जिट करने की राय। 6 महीने में ऑलरेडी 30% ये स्टॉक टूट ही चुका है। उसके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा ज़्यादा बेहतर विकल्प है, आप वहाँ एंट्री ले सकते हैं। दूसरा सवाल इनका आरसीएफ पर था। रत्नी जी आप सजेस्ट करिए, थोड़ा हायर लेवल पर इन्होंने एंट्री कर ली है और उसके चलते यहाँ भी नुकसान हो रहा है आरसीएफ में भी, क्या करें? 124 700 शेयर्स इन्होंने 124 के भाव पर लिए हुए हैं आरसीएफ में। अभी क्या कुछ तेजी के लिए रुके स्टॉक में? फर्टिलाइजर स्टॉक्स में धीरे धीरे मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। उस सेक्टर में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस पेट को हमको देखने को मिला। पर्टिकुलर आरसीएफ को देखें तो डेली चार्ट पर आप देखेंगे शॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि थोड़ा सा बुलिश साइन देता है। तो जो पैटर्न एक्टिवेट होगा वो 115 रुपए के ऊपर होगा, तो मेरे हिसाब से इसको अभी ये होल्ड कर सकते हैं। अभी जल्दबाजी ना करें, इसको बेचने की एक स्टॉप लॉस लगाए अपना 100 रुपए का, और 115 रुपए के ऊपर में ये अगर निकलता है तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सा एवरेज और कर लें, अगर इनके पास निवेश के लिए और पूंजी है। और उसमें फिर टारगेट यहाँ पे बनेंगे 140 रुपए तक के उस पैटर्न के, तो फिर वहां पे मुनाफा बांधते हैं। ओके, तो ये है राय आरसीएफ पर। चलिए, जी एंटरटेनमेंट और आरसीएफ दोनों पर ही आपको सजेशन दे दिया गया है। में कारोबार आज हो रहा है और हम देख रहे हैं कि निफ्टी इस वक्त 80 अंक कमजोर है, 18,675 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक 250 अंक कमजोर है, और सेंसेक्स की बात करें तो 300 अंकों की कमजोरी वहां पर हमें दिख रही है। लेकिन फटाफट फिर से आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर से संजय कुमार हमारे साथ हैं। संजय नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको?
Yeah, hi, this is Sanjay Kumar Mishra from Dabra, Gwalior. Thanks for taking my calls. I have two calls actually. One is on ONGC. I am holding since last 2 years at the rate 84 rupees for 2000 share. संजय जी, आप अगर आप हिंदी में बोल पाएंगे तो और अच्छा होगा। सर, मैं ONGC होल्ड किया है लास्ट 2 ईयर से 84 रुपीज पे 2000 शेयर। एंड अनदर इज आदित्य बिरला AMC, दैट इज 600 शेयर एट द रेट 600 रुपीज। ठीक है, ONGC के शेयर हैं और आदित्य बिरला AMC के शेयर हैं। 600 के भाव पर हैं 100 शेयर आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के। रवि, आपसे ही राय जाना चाहेंगे। पहले आदित्य बिरला की बात कर लेते हैं AMC की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड वाले जो स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा निराश किया है इन स्टॉक्स ने। 600 के भाव पर इन्होंने लिया है और ये भाव इनके प्राइस से काफ़ी नीचे है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के। क्या सलाह आपकी होगी? थोड़ी बहुत हम रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल होगी, इसके बारे में गाइड कीजिए। रवि शायद आप म्यूट पे चले गए हैं, अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है अभिषेक? जी रवि, अब आ रही है। आदित्य बिरला सनलाइफ में अगर देखते हैं तो देखिए, स्टॉक ने वाकई में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। इनफैक्ट अगर कंपैरिजन करें तो फंडामेंटल्स भी यहाँ पर जो है वो उतने सपोर्टिव इसके नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा पुल बैक में इनको राय होगी कि एक बार को यहाँ पर अब एग्जिट करके दूसरे स्टॉक का सहारा लें, क्योंकि लंबे समय में भी अभी इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं लगता कि वापस से 450 के ऊपर ये स्टॉक वापस निकल के सस्टेन कर पाएगा। अगला जो क्वार्टर होगा उसमें भी थोड़ा सा हिट होता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टॉक डाउनवर्ड चैनल पे ही है और वो सीधे सीधे फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पर सपोर्ट आपको दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से इनको दूरी बनानी चाहिए। अब निकलना कब है, कोशिश कर सकते हैं कि वापस 373 चल रहा है, थोड़ा 400 के आसपास आए तो वापस 80 स्वदेश को कंटिन्यू करें। बहुत से स्टॉक्स की चर्चा होती है, उनमें आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो आपने यहाँ पर अभिषेक जी बताया वो है ONGC। इन्होंने अच्छे लेवल पर खरीदा है और इस समय अगर देखा जाए तो काफी अग्रेसिव तरीके से अपवर्ड मोमेंटम इसने दिखाया। एक साल में 17% का अपवर्ड देखने को मिला, 3 साल में देखते हैं 83%, और सबसे खास बात कि 7% का डिविडेंड, यानी बैंक की FD के बराबर डिविडेंड यील्ड हुई है। तो मुझे लगता है कि ये अगर यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फंड इनका आदित्य सन लाइफ से निकलता है उसको वापस ONGC में इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से भी ONGC अभी चाल दिखा और 170-72 के लेवल दिखा सकता है। तो रिटर्न यहाँ पर मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप इस तरीके की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज जो बताया उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और कोशिश करें कि अपना लॉस को थोड़ा कम कर सकें। ओके, ठीक है। तो ये है राय दोनों ही स्टॉक्स पर आपके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और व्हाट्सएप पर सवाल हमें भेजा है बाराबंकी से संजय गुप्ता जी ने, और इनका सवाल है एडलवाइस पर 1500 शेयर्स 70 रुपए के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। अब एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि व्हाट्सएप पे सवाल आया, हमारी बात तो नहीं हो पाएगी क्योंकि कुछ दिन पहले कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था इस स्टॉक में, कुछ डीमर्जर देखने को मिला था जिसके चलते कुछ प्राइस एडजस्टमेंट भी हुआ था। बट अब वो बात तो नहीं हो पाई कि ये इन्होंने कब लिया हुआ है। बट रत्नेश जी क्या सलाह देंगे एडलवाइस फाइनेंशियल्स पर आप? जरूर, अगर इन्होंने 70 रुपए की खरीदी भाव दिए तो डेफिनेटली डीमर्जर के पहले का ही भाव मुझे दिखता है इसमें, और मेरे पास एडजस्टेड चार्ट है। तो मेरे हिसाब से ये अगर मैं एडजस्टेड प्राइस इनको बताऊंगा एडलवाइस के, तो 55 रुपए के ऊपर इसमें अगर एक क्लोजिंग आती तो एक नया फ्रेश ब्रेकआउट इसमें हमको देखने को मिलेगा, जो कि वापस 70 रुपए तक के लिए जा सकता है। तो मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे अभी बने रहे और स्टॉप लॉस लगाए 45 रुपीज का, और एक बार 55 रुपए के ऊपर निकलता है, 70 रुपए तक आता है तो वहां पे मुनाफा पाते हैं। ठीक है, एडलवाइस फाइनेंशियल पर रत्नेश का ये व्यू। इंदौर से अब हम सवाल लेंगे अभय का, और ये सवाल आया है फेसबुक के जरिए। इनके पास है कॉनकॉर के शेयर 200 की संख्या में 460 रुपए के भाव पर। 460 वाला शेयर रवि अब 640 रुपए के आसपास है। क्या व्यू होगा आपका? प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, इनको प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर समय दें? देखिए 200 शेयर हैं और मेरी रिकमेंडेशन होगी कि एक बार चूंकि अच्छा अपवर्ड मिल चुका है तो यहाँ पर एक बार 50 शेयरों में इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और थोड़ा सा लेवल का इंतजार कर लेना चाहिए। जैसे अभी 635 के आसपास भाव चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि 570 इसका वो लेवल है जिसपे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को वापस से
जो है वो चर्न कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से खास तौर से कंटेनर क्रॉप की बात करें या फिर अदर्स इसकी इंडस्ट्री की बात करें, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अभी 12 से 18% की रैली आपको आने वाले समय में इन पूरे ग्रुप में देखने को मिलेगी। सेक्टर बहुत पॉजिटिव है, तो अच्छे खासे निवेश को बढ़ाया जा सकता है। यानी 750 के आसपास के लेवल तो बहुत आसानी से अचीव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन सही जगह निवेश करेंगे तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, 570 के आसपास थोड़ा एवरेज कर लीजिए, वापस से और बाय कर लीजिए, जो अभी प्रॉफिट बुक करिए। ठीक है, कॉनकॉर में अभी प्रॉफिट टेकिंग की सलाह दी जा रही है, और कॉनकॉर में तेजी के पीछे वजह यह है कि तमाम जो दिग्गज जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस थे वो काफ़ी बुलिश थे और ऊपर के टारगेट दिए थे, और धीरे धीरे वो टारगेट्स अचीव भी हुए। नुवामा ने इसमें 635 का ही टारगेट दिया था, और उसी के आसपास ये शेयर इस वक्त ट्रेड भी कर रहा है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लेने में हर्ज नहीं है। अगर आपको पसंद ही है तो थोड़ा नीचे आए तो फिर से आप इसको बाय कर सकते हैं। सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अमरजीत सिंह का सवाल लेंगे जो कि आया है दिल्ली से फेसबुक के जरिए। इनके पास है बजाज फिनसर्व के 20 शेयर 1450 रुपए के भाव पर। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व कल हमने अच्छी तेजी देखी थी। इनफैक्ट पूरे एनबीएफसी स्पेस में अच्छी तेजी थी और रिपोर्ट्स का भी सपोर्ट मिल रहा था इन स्टॉक्स को। लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी आ रही है। हालांकि अमरजीत के भाव से ये जो शेयर है अभी भी ऊपर है। रवि, आपसे व्यू जानना चाहेंगे बजाज फिनसर्व, अब क्या सलाह होगी आपकी, क्योंकि 1450 की खरीद है, 1510 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस की बिल्कुल अमेजिंग एक रैली रही है। 5300 रुपए के भाव से अब ये 7300 रुपए के ऊपर जाकर शेयर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं पहले ग्रोथ को लेकर थोड़े सवाल खड़े किए जा रहे थे, वो सवाल शायद फिलहाल के लिए पीछे छूट जाएंगे। बजाज फिनसर्व पर व्यू दीजिए और साथ साथ बजाज फाइनेंस पर व्यू दीजिए आप। देखिए, जिस हिसाब से एनबीएफसी और फाइनेंस सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर अब निकल कर देखने को मिल रही है, उसका आप सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कह सकते हैं। डिमांड यहाँ पर अच्छी है, और बजाज का एक अलग ही यहाँ पर जो है वो रोल है। और खास तौर से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इसलिए भी है क्योंकि काफी अच्छा नेटवर्क भी इन्होंने इंक्रीज किया, और साथ ही अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर मेंटेन करके रखी है, कॉस्ट को भी काफी स्ट्रक्चर्ड किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बजाज फिनसर्व की यहाँ पर बात करें तो अभी जो 1510 के लक्ष्य आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 1650 तो इमीडिएट बेसिस यानी कि वीक ऑन वीक बेसिस पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज निफ्टी में थोड़ा तेज होता तो शायद 1650 के लक्ष्य देख रहे होते, वो अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन 1800 से 2000 के टारगेट ईयर एंड तक देखने को मिल सकते हैं। अब दूसरा अगर स्टॉक की बात कर लें बजाज के, तो जो अभी आप 7000 के लेवल देख रहे हैं ये अच्छे लेवल है। इनफैक्ट अभी हमने फ्रेश इन्वेस्टमेंट की भी राय दी है। इन लेवल से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 8500 इसका पहला टारगेट होगा, और इस साल के अंत तक 9500 तक के लक्ष्य यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और बजाज में निवेश करके रखे हुए हैं उनके लिए काफी अच्छी खबर है, और ओवरऑल स्टॉक भी यहाँ पर चलेंगे तो उसका भी फायदा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बजाज फाइनेंस को लेकर और बजाज फिनसर्व को लेकर ये व्यू रवि का। लेकिन आगे बढ़ेंगे, पुणे से शुभम का सवाल लेंगे। शुभम हमारे साथ हैं। शुभम नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। शुभम, आपको आवाज आ रही है? शुभम तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी खामी हो सकती है, लेकिन इनका सवाल जरूर हमारे पास आ गया है। किर्लोस्कर ब्रदर्स के शेयर इनके पास हैं 100 की संख्या में 492 रुपए के भाव पर, और इस वक्त जो प्राइस है वो है 604 रुपए के आसपास का। रत्नेश, किर्लोस्कर ब्रदर्स हमने हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा एक्शन शेयर में देखा हुआ है। आप बताइए कि इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, और क्या तेज़ी और उम्मीद यहाँ से करनी चाहिए, क्या करें इसमें शुभम? पूरा किर्लोस्कर ग्रुप में हमको काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। किर्लोस्कर ब्रदर्स की भी स्पेशली बात करें तो काफी अच्छा एक हमको एक ब्रेकआउट 12 मई के आसपास देखने को मिला था। काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली। इनके खरीदी भाव से काफी अच्छा ऊपर चल रहा है अभी। तो मैं तो अभी भी इनको रहने की सलाह दूंगा कि कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन में है। अपना ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा ले 560 रुपए का और बने रहे। मुझे ऊपर में टारगेट ये कहीं पे भी मिड टर्म में 700 रुपए तक के दिखते हैं। ठीक है, किर्लोस्कर ब्रदर्स में 700 रुपए तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, ऐसा मानना है रत्नेश का। लेकिन एचडीएफसी एएमसी का शेयर
आज फोकस में है क्योंकि एचडीएफसी एमसी में हो रही है बहुत ही शानदार तेजी, करीब 7% ऊपर ये शेयर था और फ्यूचर्स के भी ये टॉप गेनर्स में शुमार है। 7.5% की तेजी हो गई है और इसकी वजह यह है कि इसका एक बड़ा निवेशक है अबरदीन, वो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेगा, ऐसी ब्लॉक डील की खबरें भी आई थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एचडीएफसी एएमसी जो है फोकस में रहेगा और यहाँ पे जो है शानदार तेज़ी स्टॉक में देखने मिल रही है। आज दिन में जो है ब्लॉक ट्रेड भी हो चुका है जहाँ पे ऑलमोस्ट 10.2% स्टेक की जो है मूवमेंट देखने मिली है और यहाँ पे हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि एबरडीन जो है जो अपनी आखिरी ट्रांच है एचडीएफसी एएमसी में उनको बेचे हैं। जो डील साइज़ था हालांकि कल के प्राइसेस से 5% के जो है डिस्काउंट लेवल में था और आगे जाते हुए स्टॉक में जो ये जो स्टेक सेल था ये एक ओवरहैंग था, तो इसके कारण ये ओवरहैंग अब कंप्लीट हो गया है। और हाल ही में एबरडीन इन्वेस्टमेंट ने कंप्लीट एग्जिट जो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में भी लिया जहाँ पे उनको ऑलमोस्ट 15 गुना रिटर्न मिला था जब से वो जेवी में इन्वेस्ट किए थे साल 2000 में। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो वैल्यूएशंस देखें तो अभी पी में लगभग 27 गुना चल रहा है 12 मंथ्स फॉरवर्ड का, और अगर उसको 5 ईयर एवरेज देखें तो अभी भी उससे कम आ रहा है, 32 टाइम्स पे आ रहा है। लेकिन आगे जाते हुए क्या अहम ट्रिगर हैं एचडीएफसी एएमसी के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बताने के लिए, और आगे जाते हुए जो है जो टोटल एक्सपेंस रेशियो का इम्पैक्ट आएगा वो जो है पास ऑन कर सकते हैं अपने एजेंट्स को, तो इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर रहने वाला है। और जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की जो मर्जर होने वाली है उसके कारण दो अहम चीज़ होंगे। एक सबसे पहला होगा कि एक बड़ा लार्ज कस्टमर बेस मिलेगा और दूसरा चीज़ होगा कि जो उनके काउंटर शेयर है एचडीएफसी बैंक से जहाँ पे क्रॉस सेलिंग होती है प्रोडक्ट्स की, जैसे म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट रहता है जो बैंक में भी बिकता है उनके अलग अलग आर्म से, वो वहाँ पे भी जो है इंक्रीज़ होने वाली है। और आखिर में जो है लिस्टेड पीयर्स के अगेंस्ट देखा जाए तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हाईएस्ट हैं। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये खबर ब्लॉक डील की और क्या ट्रिगर्स बनेंगे यहाँ से तेजी के लिए एचडीएफसी एएमसी में, ये भी आपको शरद ने बता दिया है। 7% की शानदार तेजी, 2000 रुपये के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। रवि, एक व्यू आपसे चाहेंगे, जिनके पास एचडीएफसी एएमसी के शेयर हों उन्हें क्या करना चाहिए, क्या समय और दें और मुनाफा यहाँ से होगा, और जिनके पास नहीं है तो जो शरद ने जानकारी दी है क्या उतनी पर्याप्त है कि इसको देखकर तेजी का व्यू बनाया जाए यहाँ से? देखिए, मुझे लगता है अभिषेक जी, खास बात यही है शरद जी इस तरीके की न्यूज लेके आते हैं कि स्टॉक उसके बाद भी काफी अच्छा जो है मोमेंटम दिखाता है। रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए तो बिल्कुल यहाँ पर अभी जो मोमेंटम है उससे 2200 तक के लेवल तो आपके अचीव होते हुए आ सकते हैं। और अगर किसी को फ्रेश निवेश करना है तो मुझे लगता है अगर वो 100 रुपए निवेश करने की सोच रहा है तो उसको जरूर यहाँ पर 30 से 40 रुपए निवेश करना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टॉक जरूर लेने चाहिए। करेक्शन फेज अगर आता भी है तो वो भी अच्छा होगा क्योंकि 1800 से नीचे के लेवल्स इसमें आ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपवर्ड मोमेंटम में 2200 के टारगेट की छलांग लगा सकता है क्योंकि यहाँ पर न्यूज का भी इम्पैक्ट है प्लस पॉजिटिव न्यूज की वजह से ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर जिन इन्वेस्टर के पास है उनको भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर 2200 के आसपास आता है तो वापस से एक बार ईटी स्वदेश को देखिए, आगे की राय लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एचडीएफसी को लेकर ये व्यू अबरदीन जो कि यूके बेस्ड इनका प्रमोटर हुआ करता था और धीरे धीरे करके अपनी स्टेक उन्होंने ऑफलोड की और हाल की जो अभी की आज जो ब्लॉक डील हुई है माना ये जा रहा है कि 4000 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील है। दिल्ली से धर्मेंद्र हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र नमस्कार, आप क्या जानना है, आपको पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। बेसिकली मैंने एचडीएफसी का शेयर्स लिया था 1689 की प्राइस पे, 50 शेयर्स हैं। धर्मेंद्र जी, आपने कब लिया शेयर? ये करीब जब क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला था एचडीएफसी का उस टाइम लिया था, आई थिंक 1 मंथ और 2 मंथ्स बैक। सो बेसिकली इसमें होल्ड करना है या एवरेज करें या फिर निकल जाएं, व्हाट शुड वी डू बेसिकली? ठीक है, एचडीएफसी 1685 रुपये का भाव इनका है, उस पर लिए हैं 2600 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1000 रुपये ऊपर। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हाल फिलहाल क्या, जब से ये खबर आई कि एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी का मर्जर हो जाएगा, दोनों शेयरों की जो चाल रही है वो एक समान रही है और नज़र इसी बात पर है कि कब ये मर्जर पूरी तरह से कंप्लीट होकर एक ही कंपनी बन जाती है। रवि, क्या करना चाहिए एचडीएफसी? इनके भाव से तो 1000 रुपये ऊपर अब ये शेयर है, आपकी सलाह क्या होगी? निवेशित रहें?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अभिषेक जी, चूंकि इनका मर्जर चल रहा है तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बहुत आ रही हैं। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब दोनों कंपनी मर्ज होके एक साथ होंगी तो इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और बड़े दिखाई देंगे, जो हर्डल्स है वो भी दूर होते हुए नजर आएंगे। और इस समय चूंकि आगे फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग यहाँ से 16 से 18% देखने को मिलती है। और ये स्टॉक्स में कहीं ना कहीं से अभी इंडस्ट्री से थोड़ा नीचे चल रहे हैं, बिकॉज मर्जर की वजह से नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर को भरोसा रखना चाहिए, समय देना चाहिए। और जहां तक टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 18 से 20% अपसाइड बहुत इजीली मिल सकता है। खासतौर से एचडीएफसी की बात कर लें तो मुझे लगता है ये वापस से 2800 और 2900 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं। साथ ही एचडीएफसी बैंक भी जिन लोगों ने वो निवेश कर रखा है उसमें भी देखते हैं। तो मुझे लगता है ये जो वापस से 1700 और 1750 के आसपास के लेवल है वो भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों स्ट्रक्चर अच्छे हैं। मर्जर के बाद एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, उसका फायदा मिलेगा। इंतजार करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ठीक है, इंतजार करने की राह है। कर्नाटक से प्रकाश जोशी हमारे साथ हैं और उनका सवाल ले लेते हैं। इनफैक्ट वो व्हाट्सएप के जरिए आया है और इनके पास है अडानी ट्रांस के शेयर 312 रुपए के भाव पर, 312 के शेयर हैं 880 रुपए के भाव पर। रत्नेश, ये जो कंपनियां थी अडानी ग्रुप में, अडानी ट्रांस हो गई, अडानी टोटल हो गई, यहाँ पर हमने हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट के बाद ज़्यादा पिटाई देखी थी। बाकी स्टॉक्स तो धीरे धीरे करके सुधर गए। हमने अडानी इंटरप्राइजेज में सुधार देखा, अडानी पोर्ट का शेयर संभल गया, काफ़ी अच्छे से रिकवर किया। लेकिन जिन बिजनेसेस के वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े से कंसर्न्स थे वहां पर उतनी हमने रिकवरी नहीं देखी। आपकी क्या सलाह होगी अडानी ट्रांस को लेकर? इसके चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं? ओवरऑल अडानी की बात करें, जब से ये चालू हुआ कुछ कॉर्पोरेट का इशू को लेकर, तब से हमारी कंटिन्यू इसके अवॉइड की सलाह रही है। चाहे कोई सा भी अडानी का स्टॉक हो, पर्टिकुलर अगर आप अडानी ट्रांस की बात करें तो इसमें भी कंटिन्यू लो फॉर्मेशन ही बन रहा है। अभी भी किसी तरह का रिवर्सल नहीं है। इनका 880 रुपए के आसपास ही खरीदी है। अभी बहुत ज्यादा इनको मेरे हिसाब से नीचे नहीं है इनकी खरीदी के भाव से। तो मेरी अभी भी यही सलाह रहेगी इसमें से निकल जाए। वो दूसरे बहुत सारे स्टॉक है, सेक्टर है, ग्रुप है जिनमें निवेश करके जो उनको नुकसान हो रहा है उससे उसको पूर्ति उससे दूसरे स्टॉक में कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से अभी तो उनको निकलने की सलाह रहेगी। आगे हाथ स्टॉक में बता दीजिए आप रत्नेश जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि लगे हाथ आप स्टॉक भी बता दीजिए, कहां पर स्विच कर लें? अच्छा, मेरी तरफ से इनको एक स्टॉक की सलाह रहेगी जिसका भी इस रिजल्ट में क्वार्टर में काफी अच्छा रिजल्ट आया था। वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको अच्छी देखने को मिली थी। इसमें डिस्क्लोजर ये कि हमने हमारे निवेशकों को भी इसको रिकमेंड करा। ISGEC काफी मुझे अच्छा लगता है कि स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से ऊपर में इनके टारगेट, पहला जो टारगेट बनेगा वो 710 रुपए का बनेगा। दूसरा टारगेट जो बनेगा वो 750 रुपए का बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ले, थोड़ा सा नीचे मिलता है 630 के आसपास, वहां पे और एवरेज करे। स्टॉप लॉस लगा ले 590 रुपए का। ठीक है, 590 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ISGEC हेवी इंजीनियरिंग आपको खरीदना है। और ये शेयर बहुत तूफानी रफ्तार से दौड़ रहा है और इसके बावजूद भी अभी भरोसा है इस पर रत्नेश का, क्योंकि महीने भर में तकरीबन 40% के आसपास रिटर्न दिए हैं इस शेयर ने। ये आप जरा ध्यान रखिएगा निवेश करते वक्त। लेकिन एक और शेयर जहां पर आज ज्यादा एक्शन है, हालांकि नीचे की तरफ शेयर गिर रहा है, IIFL सिक्योरिटीज का बड़ी गिरावट इसमें है। करीब करीब 20% ये शेयर शुरुआती कारोबार में टूटा था। लेकिन आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये शेयर क्यों गिर रहा है? आज अभी भी देख रहे हैं कि 13-14% ये नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं। पूजा, बताइए क्या कंसर्न्स हैं कंपनी के लिए? जी, असल में सेबी की तरफ से कंपनी को बड़ा झटका लगा है IIFL सिक्योरिटीज को, और अगले 2 साल के लिए नए क्लाइंट्स को जोड़ने में सेबी ने रोक लगा ली है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है कंपनी के सामने। और सेबी की तरफ से जो ये बैन लगाया गया IIFL सिक्योरिटीज की तरफ नए क्लाइंट्स के अधिग्रहण पर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये पूरा जो मामला है ये 2011 से 2017 के बीच का है। जब सेबी ने जांच शुरू की थी तो उस मामले में कुछ चीज़ें पाई गई, कुछ गड़बड़ियां पाई गई, नॉन कंप्लायंस इश्यू थे, जिसकी वजह से सेबी ने ये बड़ा एक्शन लिया कंपनी के खिलाफ। 2017 के बाद ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, कोई नॉन कंप्लायंस इशू नहीं था, लेकिन ये इस बीच का मामला है। अब इस पर कंपनी का भी बयान आया है कि उनके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन पर
कुछ उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और उनके एग्जिस्टिंग कारोबार में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस फैसले के खिलाफ सेबी का ये जो फैसला है, इसके खिलाफ वो सैट में चुनौती भी देंगे और इनका कहना है कि मौजूदा जो आदेश आया है उसका कारोबार पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि बयान आने के बाद भी हमने देखा कि जब बाजार खुला उसके बाद आईएफएल सिक्योरिटीज के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली, करीब 13-14% की गिरावट आई है। और अगर इस शेयर का प्रदर्शन देखें तो आज 13% की गिरावट है, उसको फैक्टरिंग करें तो पिछले एक महीने में 8% की तेजी है, पॉजिटिव रिटर्न है और जनवरी से अब तक 5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो स्टॉक सपाट ही रहा है पिछले काफ़ी समय से, लेकिन आज ये जो खबर आ रही है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भारी गिरावट है। अब इस मामले में आईएफएल सिक्योरिटीज सैट में इसको चुनौती देगा। ठीक है, सैट यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि जो आदेश सेबी की तरफ से आते हैं उसको कंपनियां वहां पर जाकर चुनौती दे सकती हैं। हालांकि कंपनी ज़रूर ये कह रही है कि मौजूदा कारोबार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह के जब रेगुलेटरी एक्शंस होते हैं तो जो मौजूदा जो क्लाइंट्स इनके हैं वो भी शायद अपना विचार बदलते हैं, कंपनी छोड़ते हैं। तो एक तो ये है कि 2 साल तक नए क्लाइंट्स नहीं जोड़ पाएंगे, यानी 2 साल तक आप ग्रोथ को यहाँ से भूल जाना बेहतर है। और दूसरा, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, कंपनी भले ये डिफेंड कर रही है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत तो है और ये साफ साफ दिख रही है। सबसे बड़ा सूचक है शेयर बाजार और स्टॉक जो है इस वक्त आप देखिए 13% 14% नीचे है। रवि, आपसे व्यू जानना चाहेंगे इस पर। आईएफएल सिक्योरिटीज जिनके पास है उनके बताइए क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्च में हमने देखा था कि 48 रुपये के लेवल से ये शेयर चढ़ते चढ़ते 71-72 रुपये के आसपास आ गया था। आज एक ही झटके में 13-14% नीचे आ गया है। ये गिरावट थमेगी, इस पर ब्रेक लगेगा या फिर थोड़ी चिंताएं हैं, यहाँ से अभी इस बस से उतर जाना बेहतर है? बिल्कुल, देखिए मैंने इससे पहले भी कहा कि अभिषेक जी, जब भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो तो इन्वेस्टर को अपना पैसा जो है वो तुरंत दूसरे स्टॉक्स पे स्विच कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, देखिए जो जिससे उनकी इनकम आनी थी उस पे ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की बात की गई, वो भी 1-2 महीने नहीं 2 साल के लिए। तो ऑब्वियसली है कि उसका इम्पैक्ट होगा। एग्जिस्टिंग क्लाइंट के अंदर भी डर हो जाता है ऐसी जब सिचुएशन होती है कि क्या ऐसा तो नहीं कि कंपनी में कुछ और चीजें यहाँ पर देखने को मिले या कुछ हमारा पैसा सुरक्षित है नहीं सुरक्षित है। तो इस तरीके की जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो इम्पैक्ट पड़ता है। चूंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखते हैं तो लगभग जो कंपनी का रेवेन्यू रहा है वो 405 करोड़ का मार्च 2023 में इन्होंने क्वार्टर में दिखाया था। दिसंबर क्वार्टर में से ग्रोथ तो जरूर दिखी थी, लेकिन अब वो ग्रोथ थमती हुई नजर आएगी तो स्टॉक भी गिरेगा। क्योंकि आपने देखा, अभी पूजा जी ने भी बताया कि 16-17% स्टॉक बढ़ा था, आज 13% गिर गया। साल में अगर देखते हैं तो 6.5% की गिरावट हो चुकी है। तो थोड़ी सी यहाँ पर पैनिक सिचुएशन होगी। ऐसे में देखिए, अभी हम लोग एक स्टॉक की चर्चा कर रहे हैं तो जो मुझे इमीडिएट याद आता है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री से बैंकिंग इंडस्ट्री में मूव हो जाना, और वो बैंक स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ज्यादा अच्छा है, बस बदल ले, सफर एक ही तरफ जारी रहेगा कि आपका ग्रोथ और आपका प्रॉफिट बना रहे। तो मुझे लगता है जब वापस सब चीजें ठीक होंगी, अगर आप आईएफएल सिक्योरिटीज में अपॉर्चुनिटी बनेगी तो आप वापस से निवेश कर सकते हैं, बट अभी एक बार को बस बदलनी चाहिए। ठीक है, सेंटिमेंट खराब है और इस खराब सेंटिमेंट में आपके लिए सलाह नसीहत रवि की तरफ से ये है कि आईएफएल सिक्योरिटीज से निकलकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश कीजिए। वहाँ पर ग्रोथ की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं और आपके लिए ये बेहतर एक डिसीजन साबित हो सकता है। एक छोटा सा दायरे में कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी है 60 अंक नीचे, 18,700 के नीचे टिका हुआ। थोड़ी बहुत रिकवरी है, लेकिन वो ज़्यादा भरोसेमंद इस वक्त नहीं लग रही है। अगर हम बाजार के ब्रेथ की बात करें अगर, तो वहाँ से संकेत उतने खराब नहीं है। बिल्कुल एक बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है बाजार में। 1030 शेयर है हरे निशान में और उसके मुकाबले 1022 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस ये निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं और इंश्योरेंस स्पेस में एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ ये आज लीड कर रहे हैं। चेन्नई से सुरेश हमारे साथ जुड़ गए अगले सवाल के लिए। सुरेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? मेरे पास HUL है सर जी। मैंने 2018 में लिया था, 2310 में। 2018 में आपने लिया सर? हाँ, 2018 में लिया, करीब 4 साल हुआ। मतलब यही 2600-2700 भाव चल रहा है। इसको रखें या क्विट करके दूसरे में इन्वेस्टमेंट करें? बिल्कुल, आपका देखिए जो कंसर्न है ना सुरेश जी, बिल्कुल वाजिब है। कई बार क्या होता है कि हम सलाह भी देते हैं और कई बार एक्सपर्ट से भी यही ओपिनियन निकल के आती है कि समय दीजिए, अच्छे शेयर चुनिए। और HUL तो उन सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरता है। अच्छी पेरेंटेज है, ग्लोबल कंपनी इसको कह सकते हैं, कंजम्पशन स्पेस से है।
तो सारे जो राइट बॉक्सेस हैं वो टिक कर रहा है, लेकिन 5 साल के बाद अगर आपका 2300 वाला शेयर अगर 2600 पे हो तो आपको सवाल पूछना आपका बनता है। रवि, अब आपकी तरफ से क्या सलाह होगी? HUL थोड़े से अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वो महंगे ज़रूर हैं, लेकिन इनका भाव जो है 2300 से बढ़ के 5 साल में हुआ है सिर्फ 2600। हालांकि कमेंट्री अच्छी आई है क्योंकि ग्रामीण इलाकों से डिमांड सुधर रही है। एक ओवर हैंग हो सकता है जो कि है मॉनसून थोड़ा सा डिलेड है, उसकी चाल पर नजर भी है। आप बताइए कि क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक जी इनका ये है कि इन्होंने स्टॉक तो अच्छा चूज किया, रिटर्न इनको बहुत कम मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं से शायद थोड़ा अपर बैंड पे भी निवेश रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, फंडामेंटल ऐसे हैं कि इस स्टॉक पे इनको कहा भी नहीं जा सकता कि आप यहाँ पर निकलिए। लेकिन इन्होंने 100 शेयर खरीदे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर ये 100 शेयर अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ले और इसी सेगमेंट पे रहते हैं, मारिको या डाबर, इन दोनों में से कोई एक और चूज कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें इनकी सॉल्व हो जाएंगी कि अगर HUL नहीं चला तो डाबर चलेगा, डाबर नहीं चला तो यहाँ पर मारिको के चलने के चांसेस है। मतलब तीनों में स्ट्रेंथ वाइज देखते हैं तो अभी मारिको नंबर 1 पे, नंबर 2 पे डाबर है, नंबर 3 पे HUL है, तो फायदा तो मिलेगा। लेकिन इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाने पे, डाइवर्सिफिकेशन कर लेने पे ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपना ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, ना तो HUL आपको यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे खराब नजर आएगा, ना डाबर खराब नजर आएंगे, ना मारिको ने खराब नजर आएगा। तो बेटर है कि पोजीशन को थोड़ा स्प्रेड कर लिया जाए, डाइवर्सिफिकेशन कर लिया जाए और फिर इंडस्ट्री की ग्रोथ का वेट किया जाए। रवि, आपने ITC का नाम नहीं लिया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक जी ITC में बहुत बड़ी रैली देख चुके हैं और मैं थोड़ा करेक्शन का वेट कर रहा हूँ। इंडस्ट्री के हिसाब से देखता हूँ तो थोड़े हायर वैल्यूएशन है, 450 के लक्ष्य। मुझे ऐसा लगता है शायद वापस 410 420 के आसपास आएगा तो जरूर मैं यहाँ पर फिर से इन्वेस्टमेंट की राय दूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ITC को लेकर और HUL को लेकर आपके लिए सलाह। हालांकि इस तमाम तेजी के बाद भी अब ये शेयर 450 रुपए के ऊपर जाकर ITC ट्रेड जरूर कर रहा है, लेकिन अपने सेक्टर में अगर इसके वैल्यूएशंस को चेक करेंगे तो अभी भी आपको शायद ज़्यादा इसमें हेडरूम दिखेगा। लेकिन मैरिको और डाबर ये पसंद है रवि की। आप अपना जो निवेश है HUL से निकालिए, प्रॉफिट में ही आप हैं, निराश जरूर होंगे लेकिन उसको ज़रा भूलिए और कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश कीजिए। वेंकटेश्वर राव हैदराबाद से हमारे साथ हैं। वेंकटेश्वर नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? अच्छा ठीक है, इनका सवाल हमारे पास आ गया है, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। साउथ इंडियन बैंक के शेयर इनके पास हैं, 500 शेयर हैं 18 रुपए के भाव पर। साउथ इंडियन बैंक, रत्नेश आपसे व्यू जानना चाहेंगे, इनके भाव के आसपास ही कहेंगे, थोड़ा सा नीचे है, क्या सलाह होगी आपकी? साउथ इंडियन बैंक में काफी एक अच्छी हमको तेजी देखने को मिली थी लोअर लेवल से। इनफैक्ट सभी स्मॉल साइज बैंकों में भी तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद में इसमें करेक्शन चालू हुआ। हालांकि करेक्शन के बाद में एक अच्छी वापसी से थोड़ा सा हमको मूव अप देखने को मिला। अभी किसी तरह का रिवर्सल इसमें चार्ट में या कुछ नेगेटिविटी नहीं दिखती है। अगर इनका व्यू थोड़ा सा बड़ा है तो मैं अभी भी रुकने की सलाह दूंगा। इनको स्टॉप लॉस लगा ले 15.5 रुपए का ऊपर में टारगेट मेरे हिसाब से इनको कहीं पे भी 22.5 तक आते हुए मिल सकते हैं, वहां पे भी मुनाफा पाते हैं। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक को लेकर रत्नेश का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए है ललित का और इनके पास है EKI एनर्जी के शेयर 300 की संख्या में 1400 रुपए के भाव पर। EKI एनर्जी इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है ये 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा भाव इसका हमें चेक करना पड़ेगा कि आखिर क्या कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है या फिर ये गिरावट का शिकार हुआ शेयर। लगातार हालांकि हमने प्रेशर में देखा है इसको, लेकिन 1400 वाला शेयर अगर 500 का हो जाए तो फिर थोड़ी चिंताएं बढ़ने लाजमी हैं। साल भर में हम ये देख रहे हैं कि ये शेयर 68% टूट गया है, तो थोड़ी सी टेंशन है इस पर। रवि, आप व्यू दीजिए, कंपनी के बारे में ज़रा राय दीजिए, क्योंकि बहुत सुना नहीं इसके बारे में, ज़रा वो साझा कीजिए और भविष्य कैसा है। हालांकि स्टॉक प्राइस देख के तो ये लग गया है कि हाँ चीज़ें ठीक नहीं चल रही होंगी, लेकिन फिर भी आप राय दीजिए इस पर। अभिषेक जी सही कहा, कंपनी के साल दर साल प्रॉफिटेबिलिटी घटती गई और अंत में अब आके क्वार्टर नंबर्स पे देखते हैं तो नेगेटिव पे आ गई है। और कहीं ना कहीं से इस पे कंपनी के जो फंडामेंटल रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर रहे हैं, कस्टमर यहाँ पर ड्रॉप हुए हैं और उससे भी बड़ी बात है कि जो
जो सेक्टर और जिस सर्विस में अदर इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो कर रही है वहां पर इनको प्रोजेक्ट्स बहुत कम मिले हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इम्पैक्ट अब स्टॉक मार्केट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस समय भी अभी जो 500 रुपए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा और गिर सकता है, 410 के आसपास के लक्ष्य आ सकते हैं। तो यहाँ से भी 30% के आसपास तक की गिरावट और बढ़ सकती है। तो बेटर होगा कि यहाँ से एग्जिट करें स्टॉक में, और अभी बड़ा नुकसान यहाँ पर बाकी है। और जब तक दोनों चीजों में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती तब तक ये कंपनी अभी यहाँ पर लॉस मेकिंग कंपनी रहेगी और उसका सीधा इम्पैक्ट आपके स्टॉक्स पे पड़ेगा। तो एक बार को एग्जिट होने में ज्यादा समझदारी है। ठीक है, एग्जिट कर लेना, जो भी पूंजी बचती है उसको सुरक्षित कर लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कई बार बाजार में। कहाँ से निकल जाना है, क्या नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। रवि और रत्नेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।